हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू अवर चैनल कंसेप्ट विद के एस सर। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। तो देखिए, जो हमारी 9th क्लास की सीरीज चल रही थी उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर टोटली कंप्लीट कर लिया था, सेकंड हमने कंप्लीट कर लिया था एंड अब आ चुके हैं हम थर्ड चैप्टर पर। 9th क्लास के थर्ड चैप्टर पर आ चुके हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने देखा था प्रीएम्बल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में, संविधान के दर्शन के बारे में, जिसको हम प्रीएम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका बोलते हैं। उसको हमने इससे पहली वाली क्लास में डिटेल के साथ कंप्लीट किया था। तो आज हम देखने वाले हैं क्या? आज हम देखने वाले हैं 9th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। कुल मिलाकर के बोल सकते हैं अपन इसको चुनावी राजनीति। तो इसमें हम देखेंगे इलेक्शन क्या होते हैं। इसमें हम देखेंगे कि इलेक्शन कब एक डेमोक्रेटिक रूप लेते हैं, मतलब जो इलेक्शन होते हैं, जो लोग चुनाव होते हैं, वो लोकतांत्रिक कब माने जाएंगे, बेस क्या होगा, आधार क्या होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लोग होते हैं वो इलेक्शन में किन किन लोगों को चुन सकते हैं, जो कॉमन पीपल होती है वो इलेक्शन के द्वारा किन किन लोगों को चुन सकती है। ये सब कुछ हम डिटेल के साथ इस क्लास में जानेंगे। तो देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद के एस सर के साथ। लेट्स स्टार्ट करते हैं स्टार्ट। तो देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसका जो नाम है वो है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये चैप्टर नंबर 3 है। ये कितना है? चैप्टर नंबर 3 है। 9th क्लास का चैप्टर नंबर ये 3 है। देखिए, अगर इसमें आगे चलें तो हम सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि भाई इलेक्शन क्या है, इलेक्शन किसे कहते हैं, इलेक्शन क्या है। तो देखिए, देखो, वह तंत्र जिसके द्वारा लोग नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और जब चाहे उन्हें बदल सकते हैं, चुनाव कहलाते हैं। द मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रेगुलर इंटरवल्स एंड चेंज देम व्हेनेवर दे वांट टू इज कॉल्ड एन इलेक्शन। थोड़ा कम समय में आया होगा ना। चलिए अब देखिए आप इधर, तो ये है अपना इलेक्शन। यहाँ पर समझते हैं, यहाँ आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा। तो बोला गया पीपल कैन चूज, लोग चुन सकते हैं। अब किन किन को लोग चुन सकते हैं? देखिए, पहली बात तो इलेक्शन क्या होगा। इलेक्शन एक ऐसी मैकेनिज्म, एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं। तो इलेक्शन क्या है? एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। उसे क्या बोलेंगे? अपन उसे बोलेंगे इलेक्शन, उसे बोलेंगे चुनाव। ठीक है। तो देखिए, इलेक्शन में लोग किन किन को चुनते हैं, चूज करते हैं। देखिए, पहला बोला गया है देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके, लोगों के जो रिप्रेजेंटेटिव, उनको जो भी पसंद आते हैं वो उनको चुन सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, चेंज व्हेनेवर दे वांट, और उनको वो चेंज कर सकते हैं जब चाहे। लोग चुन भी सकते हैं, लोग चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इलेक्शन में क्या होगा? लोग चुन सकते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव को और उनको चेंज भी कर सकते हैं व्हेनेवर दे वांट, जब वो चाहें। आगे देखिए, और इलेक्शन में लोग चुन सकते हैं लेजिस्लेचर के मेंबर को। इलेक्शन में लोग किसको चुन सकते हैं? लेजिस्लेचर के मेंबरों को चुनते हैं। और कभी कभी समटाइम जो मेंबर होते हैं कॉमन पीपल, वो जुडिशरी के मेंबरों को, कुछ को, और कुछ एग्जीक्यूटिव के मेंबरों को भी हम क्या करते हैं? चुनते हैं, कॉमन पीपल चुनते हैं। तो चुनाव, इलेक्शन का मतलब क्या है? लोग चुन सकते हैं किस किस को? देयर रिप्रेजेंटेटिव, अपने प्रतिनिधि को, एंड चेंज व्हेनेवर दे वांट, और वो जब चाहे क्या कर सकते हैं? उनको चेंज कर सकते हैं। और लेजिस्लेचर के मेंबरों को चुन सकते हैं, और समटाइम कभी कभी जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव के मेंबरों को भी चुन सकते हैं। आगे देखिए, लोग चुन सकते हैं रीजनल और लोकल बॉडीज के मेंबरों को। किनको चुन सकते हैं? रीजनल और लोकल बॉडीज के मेंबरों को भी लोग चुन सकते हैं। यही क्या है? यही तो इलेक्शन है। इलेक्शन में इसी प्रकार का हम चुन सकते हैं। रीजनल, क्षेत्रीय, इसको हिंदी में बोलते हैं क्षेत्रीय। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? क्षेत्रीय। मतलब रीजनल और लोकल बॉडीज, इनको, इनके जितने भी मेंबर होंगे, इनके जितने भी रिप्रेजेंटेटिव होंगे, उनको लोग चुन सकते हैं, चूज कर सकते हैं। रीजनल एंड लोकल बॉडीज। ठीक है। तो अब देखिए, तो अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा तो इलेक्शन क्या है। इलेक्शन क्या है? जिसमें लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सकें? चूज कर सकें, चुन सकते हैं।
उसी को अपन क्या कहते हैं, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्शन, ठीक है। एंड अगर बात की जाए कि किस किस को चुनेंगे तो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनेंगे, और जब चाहे वो हटा भी सकते हैं, ठीक है। लेजिस्लेचर, लेजिस्लेचर को बोलते हैं हिंदी में विधायिका, क्या बोलते हैं, विधायिका। लॉ मेकिंग बॉडी होती है लेजिस्लेचर, क्या होती है, इट इज ए लॉ मेकिंग बॉडी, कानून बनाने वाली संस्था बोल सकते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर के मेंबर को चुन सकते हैं। जुडिशरी, न्यायपालिका होती है, न्यायपालिका के मेंबरों को चुन सकते हैं। और एग्जीक्यूटिव एक कार्यपालिका होती है, मतलब कार्यपालिका के मेंबरों को भी चुन सकते हैं। तो याद रखना है। तो ये तो हुआ है अपना कि भाई चुनाव क्या है, और चुनाव के द्वारा, इलेक्शन के द्वारा लोग किन किन को चुन सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखिए। तो अब आपको ये कंफर्म समझ में आया होगा कि भाई इलेक्शन क्या है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखिए। देखो, चुनाव के द्वारा ही आधुनिक लोकतंत्र के लोग विधायिका, जिसको अपन लेजिस्लेचर बोल रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, विधायिका। और कभी कभी समटाइम न्यायपालिका, जुडिशरी एवं कार्यपालिका और एग्जीक्यूटिव के विभिन्न पदों पर आसीन होने के लिए व्यक्तियों को चुनते हैं। इलेक्शंस आर हाउ पीपल टू मॉडर्न डेमोक्रेटिक चूज एन इंडिविजुअल टू होल्ड वेरियस पोजीशन इन द लेजिस्लेचर। मतलब इलेक्शन के द्वारा लोग चुन सकते हैं लेजिस्लेचर के मेंबरों को, जो कि अलग अलग पोजीशन पर हो सकते हैं। एंड और समटाइम, कभी कभी, द जुडिशरी, न्यायपालिका, एंड द एग्जीक्यूटिव और कार्यपालिका के मेंबरों को भी ये चुनते हैं इलेक्शन के द्वारा। आगे देखिए, चुनाव के द्वारा ही क्षेत्रीय और स्थानीय, क्षेत्रीय को बोलते हैं रीजनल, क्या बोलते हैं, रीजनल, और स्थानीय को बोलते हैं लोकल, क्या बोलते हैं, लोकल। तो क्षेत्रीय और स्थानीय निकायों के लिए भी व्यक्तियों का चुनाव होता है इलेक्शन के द्वारा ही। पीपल आर ऑल्सो सेलेक्टेड फॉर रीजनल एंड लोकल बॉडीज थ्रू इलेक्शन। और जो लोग होते हैं जो चुनते हैं चुनाव के द्वारा, वो रीजनल, क्षेत्रीय और लोकल बॉडीज के मेंबरों को भी चुन सकते हैं। तो याद रखना है। अब आपको समझ में आया होगा कि इलेक्शन क्या है, और अपन ने इसको डिटेल में समझा था कि इलेक्शन के द्वारा लोग विधायिका के मेंबर, लेजिस्लेचर जिसको बोलते हैं, और न्यायपालिका के मेंबर, जुडिशरी जिसको बोलते हैं, और कार्यपालिका के मेंबर, एग्जीक्यूटिव जिसको बोलते हैं, उनको चुन सकते हैं। और हमने इसी में आगे देखा था कि वो क्षेत्रीय और स्थानीय, मतलब कि रीजनल और लोकल बॉडीज, मतलब कि रीजनल और लोकल बॉडीज के मेंबरों को भी चुन सकते हैं। तो ये हमने देखा। अब चलते हैं। तो पहले हमने देखा भाई इलेक्शन क्या है, उसके बाद देखा कि इलेक्शन के द्वारा लोग किन किन को चुन सकते हैं, उसके बाद हमने देखा है कि भाई किन किन को चुनेंगे, लेजिस्लेचर, कार्यपालिका, जुडिशरी के मेंबरों को चुनते हैं, लोकल बॉडीज। उसके बाद हमने देखा रीजनल जितने भी बॉडीज होंगे उनको भी, उनके मेंबरों को भी चुन सकते हैं, और अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, और जब मर्जी हो उसे हटा भी सकते हैं। अब चलते हैं आगे, देखिए। अब देखिए, चुनाव में मतदाता कई तरह से चुनाव करते हैं। अब अपन देख रहे हैं वोटर्स चूज इन इलेक्शंस इन सेवरल वेज। मतलब जो मत देने वाले लोग होते हैं ना, जो वोट डालने वाले, सिंपल भाषा में वोट डालने वाले लोग, मतलब जो वोट डालने वाले जो लोग होते हैं, वो कई टाइप से क्या कर सकते हैं, कई तरीके से क्या करते हैं, लोगों का चुनाव करते हैं। अब देखिए कैसे कैसे। वे अपने लिए, ये फर्स्ट पॉइंट है, वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव करते हैं। दे चूज अ लॉ मेकर फॉर देम। बोला गया है कि वे अपने लिए जो कानून बनाएगा उन्हीं का तो चुनाव करते हैं। भाई हम वोट किसको डालते हैं, उसी को डालते हैं जो हमारे ऊपर ही शासन करेगा। यही तो लोकतंत्र है। हम उसी को वोट डालते हैं जो हमारे ऊपर क्या करेगा, शासन करेगा। तो क्या करेंगे लोग क्या कर रहे हैं, लोग कर रहे हैं वे अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। सेकंड, वे सरकार बनाने और बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। दे आर द वंस हु फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन कैन चूज। तो बोलते हैं कि भाई जो गवर्नमेंट बनाने वाला है एक वो, और एक जो मेजर डिसीजन लेने वाला है, मतलब बड़े बड़े जो डिसीजन लेने वाले हैं उनका चुनाव भी लोग कर सकते हैं। भाई गवर्नमेंट जो बनाएगा उसका चुनाव हम ही तो करते हैं, हमारे लिए मेजर डिसीजन लेगा उसका चुनाव भी हम ही करते हैं। हमारे लिए मेजर डिसीजन कौन लेगा ये डिसाइड हम ही तो करते हैं। सपोज दैट हमने किसी को चुना ही नहीं, हमने किसी को इलेक्ट ही नहीं किया, तो
उसके बाद क्या होगा, वो मेजर डिसीजन हमारे लिए क्यों बनाएगा। बट अगर हमने चुना है किसी को तो ऑब्वियसली बात है वो एक पॉलिटिशियन बन करके हमारे लिए तो डिसीजन बनाएगा, ठीक है ना। तो हम जिसको चुनते हैं वो हमारे लिए मेजर डिसीजन बनाता है, वो गवर्नमेंट बनाता है। आगे देखिए थर्ड, वे सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देशन करने वाली पार्टी का चुनाव भी कर सकते हैं। मतलब सरकार और उसके अंतर्गत बनने वाले जितने भी नियम है तो उनको जो दिशा निर्देश करने वाली पार्टी है उसको भी चुन सकते हैं। कुल मिलाकर के लोग किस किस को चुनेंगे, तो पहली बात वो चुन सकते हैं सरकार बनाने वाले को, वो चुन सकते हैं अपने लिए ही मतलब खुद के लिए नियम बनाने वाले को, वो चुन सकते हैं मेजर डिसीजन लेने वाले को खुद के लिए, मतलब वो मेजर डिसीजन लेंगे अपने लिए, ठीक है। उसके बाद में वो चुन सकते हैं किसको, पार्टी बनाने वालों को, पार्टी को भी वो चुन सकते हैं। कोई भी पार्टी, सबकी अपनी अपनी श्रद्धाएं होती हैं, ठीक है। जिसको अपन बोलते हैं कि भाई सबका अपना अपना बिलीफ होता है, किसी का किसी पार्टी में होता है, किसी का किसी पार्टी में होता है। तो जो वोट डालने वाले लोग हैं वो किसी भी पार्टी को चुन सकते हैं। अब चलते हैं अपन थोड़ा आगे, देखिए तो यहां तक हमने देखा कि भाई लोग किन किन को चुन सकते हैं। तो ये सब आपको समझ में आया होगा, नहीं आया हो चलो आगे देखते हैं, इधर आएगा आपको समझ में। देखिए वोटर्स चूज इन सेवरल वेज, वोटर्स चूज इन सेवरल वेज। तो बोला गया है कि वोटर्स किस किस को, जो वोट डालने वाले लोग होते हैं किस किस को चुन सकते हैं। तो बोला गया है भाई इलेक्शन, इलेक्शन के द्वारा ही चुनेंगे। तो किस किस को चुन सकते हैं, लॉ मेकर फॉर देम, जो उनके लिए कानून बनाएंगे उनको भी चुन सकते हैं वो, और गवर्नमेंट मेकर सरकार बनाने वाले को चुन सकते हैं, एंड टेक मेजर डिसीजन, और जो बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले होते हैं उनको भी लोग चुन सकते हैं, एंड चूज देयर पार्टी ऑफ टू गाइड, और जो पार्टी गवर्नमेंट को गाइड करेगी उसको भी लोग चुन सकते हैं। तो अब आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आया होगा कि लोग किन किन को चुन सकते हैं, किसके द्वारा चुनेंगे, तो इलेक्शन के द्वारा चुनेंगे। अब समझ में आया ये। अब चलते हैं अपन आगे, देखिए तो अब आता है कि चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या हैं, मतलब किसी इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कब कहा जाए, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कब कहा जाए। भाई कोई ना कोई तो आधार होगा। जैसे कि अपनी कंट्री का एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो डेमोक्रेटिक कंट्री में जो इलेक्शन होगा तो उस इलेक्शन को कब एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहा जाए, इसके क्या क्या आधार हैं। तो देखिए पढ़ते हैं, इसके नॉर्मली 5 आधार बताए गए हैं 9th क्लास की बुक में अपने। देखिए फर्स्ट, पहला आधार, हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार हो और हर किसी को मत का समान मोल हो, हर किसी के मत का क्या हो, समान मोल हो। तो बोला गया है कि भाई सबको एक तो क्या है, चुनने का अधिकार होना चाहिए, सबको वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, और सबके वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। सभी को क्या हो, चुनने का अधिकार हो, सभी को क्या हो, वोट डालने का अधिकार हो, और सभी के वोट की वैल्यू कितनी हो, 1 समान होनी चाहिए। अब देखिए फर्स्ट, everyone has the facility to choose, yes, that means everyone should have the right to vote and everyone's opinion should have equal vote, कि भाई सबको राइट टू वोट होना चाहिए, मत अधिकार, वोट डालने का अधिकार होना चाहिए, प्लस सभी के वोट की वैल्यू क्या हो, सभी के मत की वैल्यू क्या हो, समान होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अब देखिए दूसरा, सेकंड देखते हैं। देखो चुनाव में विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों और उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की आजादी हो और वे मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करें। मतलब इलेक्शन में आपको ऑप्शन होने चाहिए भाई, ऐसा नहीं है कि एक ही फिक्स कर दिया। जैसे कि सपोज दैट एक बड़ा सा लंबा सा रोड है, उस पर एक ही ठेले वाला है, सब उस पर से ही खरीदेंगे, विकल्प नहीं है, ऑप्शन नहीं है। तो बट बोला गया कि इलेक्शन में ऑप्शन होने चाहिए, जितने ज्यादा ऑप्शन होंगे, जितने ऑप्शन होंगे उतनी क्वालिटी वाली चीज निकल के आती है, आप समझ सकते हो, ठीक है। तो इसलिए क्या होना चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए, ताकि हम अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, हम अपनी पसंद के रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकें, इसलिए क्या होने चाहिए, ऑप्शन होने चाहिए। देखिए इधर देयर शुड बी ऑप्शंस अवेलेबल इन द इलेक्शंस, मतलब इलेक्शन में क्या होने चाहिए, ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। पार्टीज एंड द कैंडिडेट टू
contest the elections have freedom and they are for the voters offer अल्टरनेटिव्स बोला गया है कि भाई पार्टियां और जितने भी कैंडिडेट हैं उनको इलेक्शन लड़ने की भी आज़ादी होनी चाहिए और जितने भी चुनने वाले लोग हैं, चूज करने वाले लोग हैं, वोट डालने वाले लोग हैं, उन पर ऑप्शन होने चाहिए। वो किसी को भी अपनी इच्छा से चुन सकते हैं, ऐसे ऑप्शन उनके पास होने चाहिए। तो ये सेकंड वाला था। तो अपन ने फर्स्ट वाला क्या देखा था? अपन ने फर्स्ट वाला देखा था कि भाई हर किसी को चुनने का अधिकार होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए और सभी के वोट की वैल्यू एक होनी चाहिए। ये हमने देखा था फर्स्ट वाला। सेकंड वाला ये हम क्या पढ़ रहे हैं ये तो पता है ना आपको। ये हम पढ़ रहे हैं कि भाई चुनाव को, इलेक्शन को डेमोक्रेटिक कैसे डिक्लेयर किया जाए, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक चुनाव कब कहा जाएगा, उसके आधार पढ़ रहे हैं, उसके कारक पढ़ रहे हैं। देखिए तो पहला क्या पढ़ा था अपन ने? पहला अपन ने पढ़ा था कि भाई क्या होना चाहिए? राइट टू वोट होना चाहिए। पहला क्या पढ़ा था? राइट टू वोट होना चाहिए और सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। सेकंड हमने पढ़ा है कि भाई ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? ऑप्शन अवेलेबल होने चाहिए और पार्टियों और कैंडिडेटों को भी चुनाव में खड़े होने की आजादी होनी चाहिए। दो हो गए। अब देखिए आगे चलते हैं थर्ड वाला। तीसरा, चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर मिलता रहे, नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। थर्ड क्या है कि द अपॉर्चुनिटी टू चूज एट रेगुलर इंटरवल्स बट कीप मीटिंग न्यू इलेक्शंस विल डेफिनेटली हैपन इन अ फ्यू ईयर शुड बी डन। तो बोला गया है कि भाई जो चुनाव का अवसर है, यहाँ इलेक्ट करने की जो अपॉर्चुनिटी है इलेक्शन की, वो क्या है? नियमित अंतराल पर मिलनी चाहिए। मतलब कुछ समय के बाद मिलती रहनी चाहिए। फिक्स शेड्यूल होना चाहिए, फिक्स टाइम होना चाहिए कि हाँ भाई इतने साल के बाद चुनाव होंगे, तो नियमित अंतराल पर ये फैसिलिटी, ये अपॉर्चुनिटी सबको मिलती रहनी चाहिए। एंड आगे बोला गया है और नए चुनाव कुछ वर्षों में जरूर कराए जाने चाहिए। और जो सपोज दैट कि एक बार चुनाव हो गया, उसके बाद कुछ वर्षों बाद नया चुनाव कराया जरूर जाना चाहिए। तो पहले राइट टू वोट देखा, वोट डालने का अधिकार देखा, अब एक वोट या सभी के वोट की वैल्यू इक्वल होगी। उसके बाद पार्टियां और कैंडिडेट चुनाव में खड़े हो सकते हैं और अपने पास अवेलेबल होनी चाहिए क्या? अपने पास बहुत सारी मतलब वैरायटी अवेलेबल होनी चाहिए। सेकंड में हमने देखा। उसके बाद थर्ड में हमने देखा है कि भाई जो चुनाव हैं वो क्या होने चाहिए? नियमित अंतराल में होने चाहिए और नए चुनाव कुछ वर्षों के बाद जरूर होने चाहिए। ये हमने देखा। अब चलते हैं आगे। देखिए फोर्थ नंबर का, लोग जिसे चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए भाई गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। लोग जिसको चाहे उसी का चुनाव होना चाहिए। सपोज दैट दो कैंडिडेट हैं, तो लोग दोनों में से जिसको चाहे उसी का क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। फोर्थ क्या है? पीपल एक्चुअली इलेक्ट whoever they want must be off। तो बोला गया है कि लोग जिसको चाहे उसी का क्या होना चाहिए? चुनाव होना चाहिए। भाई गड़बड़ी टाइप का कुछ नहीं होना चाहिए। अब देखिए पांचवें नंबर का, फिफ्थ नंबर का क्या है? देखिए चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष हो। चुनाव कैसे हो? जो इलेक्शन हो वो स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से कराए जाने चाहिए, जिससे लोग सचमुच अपनी इच्छा से व्यक्ति का चुनाव कर सकें। फिफ्थ नंबर का क्या है? इलेक्शंस इन अ फ्री एंड फेयर मैनर। बोला गया है कि जो इलेक्शन होने चाहिए, चुनाव होने चाहिए, वो फ्री एंड फेयर मैनर, मतलब स्वतंत्र और निष्पक्ष। गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए भाई, धांधलियां नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ियां, धांधलियां ये कुछ नहीं होना चाहिए। बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। तो देखिए फिफ्थ नंबर का बोल रहा है कि भाई जो इलेक्शन है, इलेक्शंस इन अ फ्री एंड फेयर मैनर शुड बी मेड सो दैट पीपल कैन चूज द पर्सन एज पर विश। जिससे कि लोग उसी इंसान को चुने जिसकी वो विश करते हैं, जिसकी वो इच्छा चाहते हैं, जिसको पसंद कर रहे हैं कि भाई ये हमारा क्या बने? रिप्रेजेंटेटिव बने। लोग उसी को चुने। तो क्या है? इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए। तो हमने ये 5 आधार देखे। आपको थोड़ा समय में आया होगा, बट एक बार अच्छे से समझने के लिए चलते हैं वापस अपने वाले पर। देखिए अब आ जाइए आप इधर। इलेक्शंस एज डेमोक्रेटिक, चुनाव लोकतांत्रिक कब होते हैं? तो देखिए क्या क्या आधार हैं। तो बोला गया है एवरीवन हैज फैसिलिटी टू चूज। सभी को क्या है? फैसिलिटी होनी चाहिए किस चीज की? चुनने की। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए करें। हाँ शॉर्ट नोट चाहिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, आगे देखिए।
तो एवरीवन हैज फैसिलिटी टू चूज, सभी के पास चुनने का क्या होना चाहिए भाई, अधिकार होना चाहिए। पहला अपन ने यही पढ़ा था। आगे हमने पढ़ा था देयर शुड बी ऑप्शंस अवेलेबल, वो हमने सेकंड वाला ये पढ़ा था कि भाई सभी के पास क्या होना चाहिए, ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए। इसमें हमने ये भी पढ़ा था कि भाई राइट टू वोट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, राइट टू वोट होना चाहिए, हमने ये भी पढ़ा था। और सभी के वोट की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। फर्स्ट वाले में पढ़ा था। सेकंड वाले में हमने पढ़ा है कि देयर शुड बी ऑप्शंस अवेलेबल, इनके पास क्या है, ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए ताकि ये उसी को चुने जिसको ये चाहते हैं, ये भी हमने देख लिया था। एंड थर्ड वाले में हमने देखा था कि अपॉर्चुनिटी टू चूज एट रेगुलर, तो हमने देखा है कि भाई जो चुनने की अपॉर्चुनिटी है, चुनने का जो अवसर है वो रेगुलर बेस पर मिलता रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी टू चूज एट रेगुलर बेसिस, रेगुलर इंटरवल्स, तो बोला गया है एक नियमित अंतराल के बाद में, एक फिक्स टाइम के बाद में चुनने का अवसर, मतलब कुल मिलाकर के इलेक्शन कराए जाने चाहिए भाई एक नियमित अंतराल के बाद में, चाहे आप 5 साल ले लो चाहे आप 4 साल ले लो, पर एक इंटरवल के बाद में, नियमित अंतराल के बाद में क्या कराई जानी चाहिए, इलेक्शन कराई जानी चाहिए ताकि चुनने का अवसर मिले। तो पहला अपन ने क्या देखा कि भाई एवरीवन हैज फैसिलिटी टू चूज, राइट टू वोट एंड वोट की वैल्यू इक्वल हो, पहला आधार तो ये है चुनाव को लोकतंत्र मानने का। सेकंड हमने देखा देयर शुड बी ऑप्शंस अवेलेबल, और इनके पास क्या होनी चाहिए, ऑप्शन अवेलेबल होनी चाहिए ताकि ये अपनी इच्छा जिसको ये जिसको चाहे उसको चुन सकें। एंड आगे हम देख रहे हैं अपॉर्चुनिटी टू चूज एट रेगुलर, और जो चुनने का ये जो अपॉर्चुनिटी है वो उनको रेगुलर बेस पर कुल मिलाकर के इंटरवल, नियमित अंतराल के तौर पर मिलते रहने चाहिए। आगे देखते हैं पीपल एक्चुअली इलेक्ट दे वांट मस्ट, मतलब लोग उसी को चुने जिसको वो चाहते हैं, लोग उसी को चुने जिसको वो चाहते हैं, मतलब गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए भाई, ठीक है, धांधलियां नहीं होनी चाहिए इलेक्शन में, इलेक्शन बिल्कुल सही तरीके से होना चाहिए। अब देखिए अगर आगे बात करें चूज द पर्सन एज पर विश, मतलब ये उन्हीं को चुने जिनको ये चाहते हैं, जिनको चुनने की इनकी इच्छा है उन्हीं को चुने। तो अभी हमने कितने देखे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ हमने, एंड 5 हमने देख ली। 5 में एक और हमने देखा था कि इलेक्शन हेल्ड फ्री एंड फेयर मैनर, कि भाई जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर मैनर पर होनी चाहिए, गड़बड़ियां नहीं होनी चाहिए। इलेक्शन कैसे होनी चाहिए, फ्री एंड फेयर मैनर पर होने चाहिए, ये हमने देख लिया। अब चलते हैं अपन आगे, तो यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपन आगे, देखिए अब इंडिया में, भारत में चुनाव की व्यवस्था क्या है, मतलब हमारे यहाँ चुनाव की व्यवस्था कौन कौन से टाइप के चुनाव हो रहे हैं हमारे यहाँ। देखिए एक होता है आम चुनाव, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जनरल इलेक्शन जिसको हम बोलते हैं। आम चुनाव देखिए सभी निर्वाचन क्षेत्रों में एक ही समय, एक ही दिन या कुछ दिनों के भीतर चुनाव होते हैं, मतलब जो कॉन्स्टिट्यूसीज होती हैं उन कॉन्स्टिट्यूसीज में या तो एक ही समय या एक ही दिन या कुछ दिन के अंदर अंदर चुनाव हो जाने चाहिए, ठीक है। जनरल इलेक्शन क्या होगा, इन ऑल कॉन्स्टिट्यूसीज एट द सेम टाइम ऑन द सेम डे और इलेक्शंस आर हेल्ड विद इन अ फ्यू डे। तो बोला गया है कि भाई जितने भी निर्वाचन क्षेत्र को बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूसी, निर्वाचन क्षेत्र को क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूसी बोला जाता है। तो जितने भी कॉन्स्टिट्यूसी हैं, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, उन सभी निर्वाचन क्षेत्रों में क्या होना चाहिए, जो चुनाव हैं वो एक ही समय पर, एक ही दिन पर या कुछ दिनों के भीतर भीतर होने चाहिए, ठीक है। आगे तो ये तो हो गया भाई आम चुनाव क्या होता है, समझ में आ गया, मतलब जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी हैं उनमें चुनाव एक ही दिन, एक ही समय या कुछ दिनों के अंतराल में हो जाने चाहिए। आगे उपचुनाव क्या होता है, देखिए इसको बाई इलेक्शन भी बोल सकते हैं, वाइस इलेक्शन भी बोल सकते हैं। देखिए कभी कभी किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे के कारण हुई व्यक्ति को भरने के लिए केवल 1 या 2 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव होता है। मतलब कभी कभी क्या होता है, सपोज दैट किसी की डेथ हो गई तो उस डेथ की जो सीट खाली हुई होगी तो उस सीट को भरने के लिए 1 या 2 सीटों के लिए चुनाव कराए जाते हैं। समटाइम ड्यू टू द डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, किसी की डेथ हो गई या किसी ने क्या दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, मतलब इस्तीफा दे दिया, क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया। तो इस इस्तीफे की ये वजह से या उस जो जिस इंसान की डेथ हुई है उसकी वजह से जो सीट खाली हुई है उस सीट को भरने के लिए क्या कराए जाएंगे, चुनाव कराए जाएंगे। तो देखिए अ मेंबर ओनली 1 or 2 to fill the vacancies cast while elections are held
फॉर कॉन्स्टिट्यूसीज। तो बोला गया कि जो सीट खाली हुई है उस सीट को भरने के लिए ही इलेक्शन कराए जाएंगे। वैकेंसीज कैच्ड व्हाई इलेक्शंस आर हेल्ड फॉर कॉन्स्टिट्यूसीज। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि भाई चुनाव तो क्या होते हैं कि सभी जितने भी कॉन्स्टिट्यूसी हैं उनमें रेगुलर बेस पर एक ही टाइम, एक ही समय या कुछ दिन, कुछ टाइम के अंतराल में हो जाना चाहिए इलेक्शन। और वाई इलेक्शन या वाइस इलेक्शन किसको अपन बोल सकते हैं, तो इसको बोल सकते हैं कि भाई जहाँ सपोज दैट किसी की डेथ हो गई या किसी ने इस्तीफा दे दिया, तो जो वैकेंसी खाली हुई होगी, जो सीट खाली हुई होगी, उसको भरने के लिए एक या दो वैकेंसियों के लिए जो चुनाव कराए जाएंगे उसे क्या बोलेंगे, उपचुनाव कहेंगे। अब चलते हैं अपन, अगर ये कम समय में आया हो तो अपन आ जाते हैं वापस इधर। देखिए अब बोला गया है कि भाई जनरल इलेक्शन क्या होता है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे लगता है कि आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा, इधर देख लीजिए एक बार। जनरल इलेक्शन क्या होता है, देखो, ऑल कॉन्स्टिट्यूसीज एट द सेम टाइम, सेम डे और विद इन अ फ्यू डे हेल्ड इलेक्शन। बोला गया है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूसी हैं, जितने भी निर्वाचन क्षेत्र हैं, उनमें सेम टाइम पर, सेम डे पर, मतलब उसी समान दिन और समान समय, या विद इन अ फ्यू डे, या कुछ दिनों के अंतराल, कुछ दिनों के अंदर अंदर, या कुछ दिनों के अंदर अंदर क्या हो जाने चाहिए, इलेक्शन हो जाते हैं या इलेक्शन हो जाने चाहिए। तो इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे जनरल इलेक्शन। इसको अपन क्या कहेंगे, इसको अपन कहेंगे जनरल इलेक्शन। वाई इलेक्शन या वाइस इलेक्शन, अब ये देखिए ये क्या होते हैं, देखो, डेथ और रेजिग्नेशन ऑफ अ मेंबर, मतलब किसी मेंबर की तो डेथ हो जाए या उसने रेजिग्नेशन दे दिया हो, तो जो वैकेंसी खाली हुई होगी उस वैकेंसी के लिए जो चुनाव कराए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं अपन, वाई इलेक्शन बोलते हैं। अब आएगा अपना आगे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूसीज। क्या आएगा, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूसीज। पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा देखिए। चुनावी निर्वाचन क्षेत्र, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूसीज। देखो, चुनाव के उद्देश्य से देश को जनसंख्या के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें चुनावी निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। लोकसभा चुनाव के लिए देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूसीज, कुल मिलाकर के चुनावी निर्वाचन क्षेत्र क्या होते हैं, देखिए, फॉर द पर्पस ऑफ इलेक्शन, इलेक्शन के उद्देश्य से, द कंट्री, देश को, इज डिवाइडेड, बांटा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, जनसंख्या के आधार पर, मतलब चुनाव के लिए पूरे देश को क्षेत्रों में बांटा जाता है जनसंख्या के आधार पर। बट लेकिन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज, लेकिन इसको बांटा जाता है अलग अलग एरियाओं में, विच इज कॉल्ड एन इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूसी, जिनको अपन क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूसीज, मतलब चुनावी निर्वाचन, जिनको अपन निर्वाचन क्षेत्र इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूसीज कहते हैं। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूसी हैज 543 कॉन्स्टिट्यूसीज फॉर द लोकसभा इलेक्शंस इज डिवाइडेड इनटू एरियाज। तो बोला गया है कि लोकसभा चुनाव के लिए पूरे देश को 543 कॉन्स्टिट्यूसी में बांटा गया है। लोकसभा चुनाव के लिए अगर बात करें पूरे देश को कितने में, 543 कॉन्स्टिट्यूसी में बांटा गया है। तो अब इधर देखिए, तो यहाँ पे इलेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूसी, कंट्री इज डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, मतलब देश को बांटा जाता है जनसंख्या के आधार पर। और लोकसभा चुनाव के लिए कितने टोटल, 543 क्षेत्रों में बांटा गया है, मतलब लोकसभा चुनाव के लिए 543 कॉन्स्टिट्यूशन में बांटा गया है। अब चलते हैं अपन आगे, देखिए अब आता है अपना कि भाई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र क्या होता है। कुछ निर्वाचन क्षेत्र अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षित होते हैं, मतलब कुछ कॉन्स्टिट्यूसी ऐसी होती हैं जो कि एससी और एसटी के लिए रिजर्व्ड की जाती हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूसी क्या होता है, सम कॉन्स्टिट्यूसीज शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स बोल सकते हैं, आर रिजर्व फॉर ट्राइबल पीपल। तो बोला गया है कि कुछ कॉन्स्टिट्यूसी ऐसी होती हैं जो कि एससी और एसटी के लिए क्या होती हैं, एससी और एसटी के लिए रिजर्व होती हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे, उनको अपन बोलेंगे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूसी। अब देखिए अगला आता है मतदाता सूची। मतदान के लिए पात्र लोगों की सूची चुनाव से पहले भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तैयार की जाती है। भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, चाहे उसकी जाति, पंथ, रंग, धर्म या लिंग कुछ भी हो। तो बोला गया है कि अगर वोटर्स लिस्ट की बात की जाए, किसकी बात की जाए, कि अगर भाई वोटर लिस्ट की हम बात करें तो वोटर लिस्ट में देखिए, लिस्ट ऑफ पीपुल एलिजिबल टू वोट, ऐसे लोगों की लिस्ट है जो एलिजिबल हैं वोट डालने के लिए। बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से पहले ये तैयार की जाएगी। इट इज
प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंपोर्टेंट है ये। और ये किसके द्वारा तैयार की जाएगी? ये तैयार की जाएगी ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये लिस्ट तैयार की जाती है। किन की लिस्ट है ये? जो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं। आगे देखिए, इन इंडिया, एवरी भारत में, एवरीवन एज्ड 18 ईयर्स, इन इंडिया एवरीवन एज्ड 18 ईयर्स एंड अबोव सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट। तो बोला गया है कि भारत में 18 साल 18 ईयर्स या इससे ज्यादा साल के जितने भी लोग हैं वो वोट डालने के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। तो वॉट एवर विद द कास्ट, क्रीड, कलर, रिलीजन और जेंडर। तो बोला गया है कि चाहे उनकी भाई जाति कुछ भी हो, उनका पंथ कुछ भी हो, उनका रंग कुछ भी हो, उनका धर्म कुछ भी हो, उनका लिंग कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, किस कलर के हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल आप 18 साल या 18 साल से ज्यादा के हो तो आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो। इसमें आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। किस किस बेस पर? जाति के आधार पर नहीं किया जाएगा, पंथ के आधार पर, मतलब रिलीजन के आधार पर, भेद रिलीजन भी बोल सकते हैं अपन, रिलीजन के आधार पर क्या नहीं किया जाएगा? डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। रंग के आधार पर नहीं किया जाएगा, कलर के आधार पर नहीं किया जाएगा, धर्म के आधार पर रिलीजन। पंथ को क्रीड बोला गया है, यहाँ पर पंथ को क्या बोला गया है? क्रीड बोला गया है। तो पंथ के आधार पर और रिलीजन के आधार पर अपन क्या नहीं कर सकते हैं? भेदभाव नहीं कर सकते हैं। अब देखते हैं इसको, इधर देखिए। तो अगर बात करें वोटर्स लिस्ट की, कि भाई वोटर लिस्ट का क्या मामला है, देखो तो फिर इट प्रिपेयर्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये किसके द्वारा तैयार की जाएगी? तो ये तैयार की जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये तैयार की जाती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ICE बोलते हैं जिसको अपन, ठीक है। और इसमें क्या क्या प्रावधान किए जाते हैं? देखो इसमें सिंपल है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी आधार पर भेदभाव नहीं करती है, बस ना जाति के आधार पर करेगी, ना धर्म के आधार पर, ना पंथ के आधार पर, किसी के आधार पर नहीं करती है। वो केवल ये देखती है कि आपकी एज 18 या 18 अबव है, 18 या 18 साल से ज्यादा है, तो आप वोट डालने के लिए क्या हो? एलिजिबल हो। तो देखिए वोटर लिस्ट कौन तैयार करता है? ECI करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करती है। और राइट टू वोट, आप या तो 18 साल के हो या 18 साल से ज्यादा के हो तो आपको राइट टू वोट या वोट डालने का अधिकार आपको है। अब आज चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। देखिए अब आता है कि भाई उम्मीदवारों का नामांकन, मतलब नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट, नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट मतलब उम्मीदवारों का नामांकन। देखिए जो कोई मतदाता हो सकता है वह चुनाव में उम्मीदवार भी बन सकता है। हालांकि उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 ईयर्स होनी चाहिए। मतलब जो कोई भी वोट डाल सकता है वो खड़ा भी हो सकता है इलेक्शन में रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर। कुल मिला के बात यही है कि भाई जो कोई भी वोट डाल सकता है वो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर खड़ा भी हो सकता है, ठीक है, इलेक्शन में। तो यही है कि भाई उम्मीदवारों का नामांकन। बाकी आप देख मैं पढ़ देता हूं एक बार। एनीवन हु कैन बी अ वोटर कैन पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन कैन ऑल्सो बिकम ए कैंडिडेट। तो बोला गया है कि भाई जो एक कैंडिडेट, जो एक वोटर है, जो वोट डाल सकता है, जो मतदाता है, वो एक क्या बन सकता है? कैंडिडेट बन सकता है। मतलब अगर आप वोट डाल रहे हो तो आप चुनाव में खड़े भी हो सकते हो। अब देखिए आगे। हाउएवर, हालांकि द मिनिमम एज टू बिकम अ कैंडिडेट इज 25। तो बोला गया है इन इट्स द ईयर। तो बोला गया है कि भाई अगर बात करें कि कैंडिडेट बनने के लिए जो मिनिमम एज क्राइटेरिया है, वो मिनिमम एज क्राइटेरिया कितना है? 25 ईयर्स आप होने चाहिए। आगे देखिए हम, तो अब बात करें, इधर देख लीजिए आज नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट की अगर बात करें हम, तो देखो वोटर कैन बी अ पार्टिसिपेट इन इलेक्शन बिकम ए कैंडिडेट। मतलब जो वोटर हैं, जो वोट डालने वाले लोग हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन में, वो भी एक कैंडिडेट के रूप में, एक रिप्रेजेंटेटिव बन करके। पर आपकी एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल होनी चाहिए, 25 साल से ज्यादा होनी चाहिए। अब देखिए आगे, ये मिनिमम क्राइटेरिया, जो 25 साल की मैं बात कर रहा हूं, ये मिनिमम क्राइटेरिया है। अब देखते हैं अपन आगे। देखिए
अगर बात करें चुनाव अभियान की, तो उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा और मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए अभियान चलाया जाता है। मतदान और वोटों की गिनती। अब देखिए कुल मिला के बोला गया है, अगर इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो बोला गया अनाउंसमेंट ऑफ फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट एंड विद इन अ पीरियड ऑफ 2 वीक बिटवीन द डेट ऑफ पोलिंग। तो बोला गया है कैंपिंग इज रन फॉर वोटिंग एंड काउंटिंग ऑफ वोट। कुल मिला के बोला गया है कि भाई जो अगर अभियान की बात करें तो अभियान कब चलाया जाएगा? अभियान चलाया जाता है 2 सप्ताह की अवधि। कब? 2 सप्ताह की अवधि तक। वो भी कब? वोट डालने की मतदान की तारीख के बीच 2 सप्ताह की अवधि के लिए अभियान चलाया जाएगा, अभियान चलाया जाता है। अगर बात करें कि भाई मतदान और वोटों की गिनती वाला मामला देखें तो चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं या मतदान करते हैं। तो चुनाव का अंतिम चरण, इलेक्शन का जो अंतिम चरण होता है वो वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं या मतदान करते हैं। तो देखिए इधर, द लास्ट फेज ऑफ इलेक्शंस इज द डे व्हेन वोटर्स कैन देयर वोट और वोट। कुल मिला के बोला गया है कि अगर लास्ट चरण की बात करें इलेक्शन का, तो लास्ट चरण क्या होगा? जब मतदाता, जो वोटर्स होते हैं वो अपना वोट डालते हैं। तो जो मतदाता होते हैं वो क्या डालते हैं? अपना वोट डालते हैं। वही क्या होगा? लास्ट फेज होता है इलेक्शन का। चुनाव का अंतिम चरण वह दिन होता है जब मतदाता अपना वोट डालते हैं। इसको इधर देखिए आप एक बार ध्यान से। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी हमने पढ़ लिया था कि भाई सम कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व फॉर SC ST, मतलब कुछ जो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं वो रिजर्व किए जाते हैं SC शेड्यूल कास्ट, SC शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो हमने यहाँ तक देखा। अब देखिए इसको, लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन कि भाई लास्ट फेज ऑफ इलेक्शन की अगर बात करें तो वोटर्स कास्ट देयर वोट। तो बोला गया है कि जैसे ही वोटर्स अपना मतदान कर देंगे, वोट डाल देंगे, तो उसी को अपन ने क्या बोला है? लास्ट फेज बोला है। किसका? इलेक्शन का लास्ट फेज बोला है। अब थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए कि भाई भारत में चुनाव को लोकतांत्रिक क्या बनाता है, मतलब इंडिया में। पहले अपन ने देखा कि भाई लोकतंत्र बनाने के आधार क्या क्या हैं, हमने आधार सारे समझे। आधार समझने के बाद अब हम ये भी देख लेते हैं कि क्या क्या इसको लोकतांत्रिक बनाएगा, मतलब ऐसी कौन सी संस्था, कोई संस्था होगी जो इसको लोकतांत्रिक बना रही होगी, या कुछ तो होगा, कोई आयोग होगा कि भाई इसको लोकतांत्रिक, चुनावों को लोकतांत्रिक कौन बना रहा है। तो देखिए, एक है स्वतंत्र चुनाव आयोग। क्या है? स्वतंत्र चुनाव आयोग, ठीक है ना। तो देखिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, नॉर्मली अपन बोल सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या बोल रहे हैं अपन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ECI। ये फ्री है, स्वतंत्र है ये, ठीक है ना। इस पर किसी का प्रेशर नहीं है, इस पर किसी का दबाव नहीं होता है। इसलिए हम कह रहे हैं कि चुनावों को लोकतंत्र बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भागीदारी अगर होती है तो वो किसकी होती है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए अब ये तो मेन चीज है कि भाई चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने में ECI की क्या होती है? बहुत भागीदारी होती है। अब ECI के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में ना पढ़ के अगली वाली क्लास में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अगली वाली क्लास के इसके बाद जो भी क्लास आएगी उसमें हम ECI के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा टॉपिक होगा और इसके बारे में हम स्कूल लेवल से लेके कॉम्पिटिटिव लेवल तक का पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पे इसको थोड़ा सा कम बताया गया है, ठीक है। आगे देखिए, और जो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, मतलब इसका जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, ECI का जो मुख्य चुनाव आयुक्त होगा, उसकी नियुक्ति, उसका जो आप बोल सकते हैं अपन कि उसकी जो नियुक्ति होगी, उसको जो अपॉइंट किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा, राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। तो पहला तो ये रीजन हो गया भाई कि भाई चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने में किस किस की भूमिका है। तो पहला तो ECI बोल दो, या फिर इंडिपेंडेंस इलेक्शन कमीशन, वही ECI है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब आता है चुनाव परिणामों की स्वीकृति। भाई चुनावों को लोकतांत्रिक बनाने में सब एक और चीज की भागीदारी है, वो है कि जो चुनावों के रिजल्ट होते हैं, जो इलेक्शन के रिजल्ट होते हैं, उनको स्वीकार किया जाता है। बहुत सारे राजनेता होते हैं, मतलब जीतता हर कोई नहीं है, मतलब जो जीते उनके अलावा जितने बाकी थे वो सब हार गए।
अपन ये कह सकते हैं कि भाई 10 कैंडिडेट है, मान के चलो 10 में से अगर 4 जीत गए तो बाकी 6 तो हार गए। तो हो क्या रहा है, वो 6 की 6 अब जो रिजल्ट आया है चुनावों का, इलेक्शन का, उस रिजल्ट से वो क्या है, संतुष्ट हैं, उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जो रिजल्ट इलेक्शन का आया है उसको जो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे हारने वाला हो चाहे जीतने वाला हो, जीतने वाला तो ऑब्वियसली बात करेगा ही, पर हारने वाला भी एक्सेप्ट कर रहा है, तो अपन कह सकते हैं कि भाई ये चुनाव को लोकतांत्रिक बनाने के लिए एक अच्छा रास्ता, अच्छा साधन, अच्छा सोर्स, अच्छा रिसोर्स है। तो देखिए, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन रिजल्ट, भाई कि भाई चुनावों का जो परिणाम आएगा उसको क्या किया जा रहा है, एक्सेप्ट किया जा रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये हमारी क्लास 9th क्लास का चैप्टर नंबर 3 खत्म हो चुका है। ठीक है, एंड हमने फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड 9th क्लास के 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अब 9th क्लास का केवल एक चैप्टर बाकी बचेगा, जिसको हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जैसे कि मैंने आपको बोला है, ECI इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में अभी हम विस्तार से देखेंगे। तो ये क्लास कैसी लगी आपको, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें। कोई मिस्टेक हो तो मुझे जरूर बताएं, ताकि आने वाले टाइम में मैं उसको ठीक जरूर करूँगा। ठीक है, धन्यवाद। देखते रहिए और बने रहिए कंसेप्ट विद केएस सर के साथ। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।